तकरीबन आधा घंटा हमारे लिए काफ़ी हुआ और इस आधे घंटे को हम अपनी लाइफ का प्रोडक्टिव हाफ आवर बना सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है। मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरा नाम अब्दुल बासित जाकवानी है। जाकवानी आपके ऑफिस में भी एक है और इसी का मैं भाई हूँ। तो एक्सपीरियंस के हिसाब से देखें तो मेरे पास 4 साल का ही एक्सपीरियंस है, लेकिन माशाल्लाह मेरे पास यहाँ जो लोग नज़र आ रहे हैं बहुत पुराने भी हैं माशाल्लाह, सब मौजूद हैं यहाँ पर। तो आप मुझसे अच्छी सेल्स कर सकते होंगे। अब्दुल बासित जाकवानी, मेरा ताल्लुक रियल एस्टेट से है और मेरा ऑफिस डिफेंस फेज 6 कराची में है। मैं DHA सिटी को डील करता हूँ, डिफेंस फेज 8 को डील करता हूँ और तकरीबन मेरा काम प्लॉट्स में और बेंगलोर वगैरह में। स्टार्ट जब मैंने किया था तो डिफेंस फेज 8 से किया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरी ग्रिप जो बनी वो DHA सिटी की ग्रिप बनी। और मैं यूट्यूबर भी हूँ। अगर आप सर्च करेंगे रियल एस्टेट विद ABJ के नाम से तो आपको यूट्यूब पे भी नजर आ जाऊंगा। तकरीबन 97-98 वीडियोस हैं मेरी। तो अगर कुछ DHA सिटी, हाँ कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है? कुछ DHA सिटी को समझना चाहें तो आपको मेरा यूट्यूब का चैनल काफ़ी हेल्प करेगा और मेरा नंबर भी आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे आपको मैं डिटेल दे सकता हूँ। रियल एस्टेट के हवाले से अभी हमारा जो टॉपिक बेसिकली है ना, वो हमने सेल किस तरह करना है DHA सिटी के विला। आपके लिए नया एक्सपीरियंस होगा। GFS के तो तमाम प्रोडक्ट आप बेचते हैं ना GFS के अपनी ज़मीनों पे, लेकिन ये आपने प्रोडक्ट बेचना है DHA की ज़मीन पे। DHA की ज़मीन पे बेचना है तो अब आपको DHA की इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए। यानी आप ऐसे प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं कि जिसकी बेस आपको नहीं पता, तो फिर आपका काम करने का कोई फायदा नहीं। तो बेस आपको पता होनी चाहिए। आपके सामने अगर क्लाइंट बैठा है ना, हम जो काम कर रहे हैं ना, तो ज़रा इंसेंटिव भी डिफरेंट इंसेंटिव होते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हम किसी के गले में पहना दें। पहनाना नहीं, हमने सेल करनी है। पहनाना और सेल करने में फ़र्क होता है। पहना के जान छूट जाएगी आपकी, लेकिन सेल करके जान नहीं छूटेगी। आप इसको जब सर्विस देंगे ना तो क्लाइंट मल्टीपल होता है। रियल एस्टेट का कानून है, हम दुकान खोल के नहीं बैठे होते हैं ना, हमारे पास कॉन्टैक्ट से भी काम चलते हैं। तो हम पहले समझते हैं कि व्हाट इज DHA सिटी कराची। DHA सिटी कराची मेरे ख्याल में शायद हो सकता है कि इसमें शायद 50% भी लोग DHA सिटी नहीं गए, कभी विजिट नहीं किया, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी, ना इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ी, ना वहां पर कुछ काम की जरूरत थी। तो हम पहले समझते हैं कि DHA सिटी कराची क्या है। फिर कुछ बेसिक पॉइंट आपको बता दूंगा कि हम किस तरह सेल में हेल्प कर सकते हैं अपनी कंपनी के साथ। आप तमाम भी सेल्स पर्सन है, मैं भी सेल्स पर्सन हूँ। ठीक है ना? तो मैं चाहूंगा कि मैक्सिमम मैं अपना प्रोडक्ट सेल करूँ। DHA सिटी कराची क्या है? DHA सिटी कराची डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी का एक इदारा है। जैसे आप हम फेज 5 फेज 6 हम सुनते हैं ना, बड़ा ही महंगा इलाका है डिफेंस का, एलीट फैमिली रहती है। वो 1972 में अलॉट हुआ था और DHA अलॉट करता है अपने अफसरान को, अपने स्टाफ को अलॉट करता है। जो अलॉट करता है तो फिर वो बाद में रीसेल करता है। हम आम बंदों की रसाई नहीं होती DHA जमीन पे, लेकिन DHA सिटी कराची वो वाहिद प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किया सुपर हाईवे पे, जिसकी रसाई आम बंदे की भी थी। यानी मुख्तसर कोटा दिया था 20 से 25% का कि आपके जैसे मेरे जैसे भी अप्लाई करें DHA सिटी कराची में। 2009 में DHA सिटी कराची अलॉट हुआ, यानी अनाउंस किया गया। उसमें अफसरान को प्लॉट दिए गए और 20 से 25% का हिस्सा जो दिया गया वो आम लोगों को दिया गया। उसमें बहुत सारी एप्लीकेशन आई, तकरीबन 40,000 एप्लीकेशन जो है ना DHA को रिसीव हुई। अब सुपर हाईवे पे था, अगर आज के दौर के हिसाब से देखते ना तो शायद 4 लाख एप्लीकेशन मिलती, लेकिन उसमें 40,000 एप्लीकेशन आई। 40 में से 20,000 एप्लीकेंट को जो है उन्होंने सक्सेसफुल किया, जिसमें से जो ओवरसीज जिन्होंने अप्लाई किया था उनको विदाउट बैलेटिंग दे दिया। बाकी जो लिमिट बच गया उनके लिए बैलेटिंग थी और 20,000 जो रह गए ना उनको अमाउंट रिफंड कर दिया। और वो बहुत छोटी अलॉटमेंट थी, 125 गज का प्लॉट। तो खैर 2014 में पहला अलॉटमेंट हुआ, लेकिन 200 गज का जो प्लॉट था वो 4 लाख समथिंग का था, 4,06,000 का था, 5 लाख का भी था। 500 गज का प्लॉट 1 करोड़ 15 लाख का, 11,15,000 का भी था और 19,15,000 का भी था। डिफरेंट ये रेट थे। आज जो कम से कम आपको प्लॉट 1 करोड़ रुपए का मिलता है। 2009 में शुरू हुआ, 2011 तक कुछ भी अपडेट नहीं थी DHA की तरफ से। 2011 तक लोग यानी मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो गए थे कि क्या तरीका है, कुछ DHA नहीं कर रहा। 2011 में DHA ने पहला ट्रांसफर शुरू किया। अब जो डिप्रेशन का शिकार हो चुके थे वो उन्होंने जितनी अलॉटमेंट पैसे थे उसमें उससे कम में बेचने की कोशिश की, बेच के वो फारिग हुए। उस वक्त जो अक्लमंद बंदा था जिसको लॉन्ग टर्म होल्डिंग करनी थी, उसने परचेजिंग शुरू की। जब परचेजिंग शुरू की, देखा कि हाइप क्रिएट हो रही है। 2011 में पहला ट्रांसफर भी हो गया
तो कई लोगों ने बल्क क्वांटिटी में प्लॉट उठा लिए, इन्वेस्टर ने प्लॉट उठा लिए। उस वक्त सुपर हाईवे पे जाना, इतनी दूर इन्वेस्टमेंट करना सोच ही नहीं बनती थी ना। 2009 में क्या सोच बनेगी, ना बहरिया टाउन था, ना स्कीम 33 का कुछ पता था। लोगों ने वहां पर क्वांटिटी परचेज की। उसके बाद थोड़ी सी जब हाइट क्रिएट हुई 2012 में, मजीद हाइट क्रिएट हुई मुशर्रफ के दौर में, परचेजिंग बढ़ गई। फिर लोगों ने ओन मांगना शुरू कर दिया, इनके स्टाफ ने, डिफरेंट लोगों ने जिनके पास प्लॉट थे ओन मांगना शुरू कर दिया। ओन समझते होंगे आप लोग ना, जिस फील्ड से रिलेटेड है, लेकिन हमारा प्रोग्राम रिकॉर्डेड हुआ तो समझाने का मकसद ये है। ओन जैसे एक गाड़ी आती है, कंपनी ने गाड़ी लॉन्च की, अब वो गाड़ी अब मार्केट में नहीं आ रही, लेकिन किसी के पास अभी भी अनरजिस्टर्ड गाड़ी खड़ी है, तो वो बोलता है यार ये गाड़ी की जो प्राइस है वो 50 लाख है, लेकिन मैं 55 में दूंगा, 5 लाख ओन लूंगा। तो ये ऊपर का अमाउंट है, इज ओन प्राइस। तो ओन प्राइस में बेचना शुरू किया लोगों ने। आहिस्ता आहिस्ता मार्केट बढ़ी और बढ़ते बढ़ते यानी दूसरे इनके स्टेप आगे बढ़ते गए। 2014 में इन लोगों ने मास्टर प्लान शो कर दिया कि मास्टर प्लान हमारा ये है, DHCD कराची का पूरा मास्टर प्लान, सेक्टर 1, 2, 3, और साथ साथ इनको अलॉट कर दिया कि ये आपका प्लॉट, इस सेक्टर में आपका प्लॉट निकल गया है। उसमें सेक्टर भी पता चल गए, प्लॉट नंबर भी पता चल गए, लेकिन अभी किसी को लोकेशन का नहीं पता था क्योंकि मैप नहीं आए थे। अभी टाइम लिया, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। 2015 में सोचा कि सेक्टर 3 जो बिल्कुल स्टार्ट में पड़ता है उसकी बनाने की परमिशन देंगे। फिर 2016 में बात हुई, 2017 के शुरू में इन्होंने परमिशन दे दी बनाने की। उससे पहले 2016 में मजीद हाइप क्रिएट हुई थी, और आज जो बढ़ के रेट जहां तक पहुंचा ना 2016 में, इससे ज्यादा का रेट हो गया था। वो इसलिए नहीं हुआ था कि DHA बहुत ज्यादा डेवलप कर चुका था, इसलिए हुआ था कि DHA की हाइप क्रिएट थी। देखा देखी लोगों ने प्लॉट लिए, ओवरसीज कूदा, आपके जैसे मेरे जैसे उन्होंने पैसे लगा दिए। उस वक्त हर बंदे के लिए प्रॉपर्टी लेना आसान था, ना FBR का इशू था, ना NAP का इशू था, हर बंदा अपने पैसे वहां पर लगा देता था। 2016 में बहुत टॉप मार्केट होगी। आहिस्ता आहिस्ता जब गवर्नमेंट चेंज हुई और हालिया गवर्नमेंट जो सब चल रही है, गवर्नमेंट आई, तो फिर बहुत सारे आपको पता है कि FBR एक्टिव हुआ, NAB एक्टिव हुआ, बैंकिंग ट्रांजेक्शन पे पाबंदी लग गई। जब बैंक में 4-4, 500 टोकन चलते थे, वो 20 टोकन पूरे दिन में चलते थे। ये इस वजह से काम में पूरे मुल्क में डिस्टर्बेंस आई। कोविड का वक्त भी आया, मार्केट आहिस्ता आहिस्ता डाउन हो गई और बहुत लो हो गया। 2016 में अगर कोई प्लॉट 2 करोड़ रुपए का था तो वो 90 लाख रुपए का आ गया था 2019 में। आज वो वापस 2 करोड़ रुपए का आ गया। टाइमली चेंज हुआ, इन्होंने काम किया, बहुत सारी चीजें आती गई, बहुत सारी नई नई अनाउंसमेंट हुई। 2015 में अनाउंसमेंट हुई मलिर एक्सप्रेस वे। आज हम मलिर एक्सप्रेस जो सुनते हैं ना, पहली अनाउंसमेंट 2015 में हुई थी। नवाज शरीफ ने उसके ऊपर साइन किया था, लेकिन फिर वो रुक गया। गवर्नमेंट के डिफरेंट बजट का भी मसला आया, रोड बहुत सारी चीजें आई, तो वो मामला तो रुक गया। आहिस्ता आहिस्ता मामला आगे बढ़े। फिर 2017 में बात हुई, 2018 में बात हुई, फिर मलिर एक्सप्रेस वे मजीद आगे निकला, और फिर 2020 में इसका फाउंडेशन स्टोन का प्रोग्राम बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया। उसके बाद ये पता चला, पहले जब इन्होंने अनाउंसमेंट की थी तो ये कहा था कि 54 किलोमीटर तवील होगा। उसके बाद बात ये आई कि 50 से कम किलोमीटर होगा, और जो रास्ता आपका तय होगा 25 मिनट में तय हो जाएगा। और ये शुरू होगा, अभी भी इसकी डिटेल आगे आ रही है, शुरू होगा कोरंगी से। KPTA पास है ना, जो कोरंगी डिफेंस वगैरह कई के पास है, वहां से शुरू करके डिफरेंट इंटरचेंज बनाएंगे ये, और ये उतरेगा M9 मोटरवे पे। आज डिफरेंट लोग ये कहते हैं, अब शायद माल बेचने के लिए करते होंगे, कि DHA में उतरेगा, DHA सिटी में। तो अभी ऐसा नहीं है, काठोड़ में उतरेगा। काठोड़ DHA सिटी से तकरीबन 9 किलोमीटर पीछे है, और बैरिया टाउन को क्रॉस करते हैं तो तकरीबन 5 किलोमीटर आगे। अब डिस्टेंस समझ लें, DHA सिटी जहां हम अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसका डिस्टेंस कितना है। अगर हम इससे बात करते हैं एयरपोर्ट से, क्योंकि सबसे हर जहां भी आप पूरी दुनिया में चले जाए ना, तो उसकी कैलकुलेशन एयरपोर्ट से सबसे पहले बताई जाती है। 35 किलोमीटर एयरपोर्ट से डिस्टेंस है इसका। उसके बाद यहां से देखें टोल प्लाजा से तो 26 किलोमीटर है, डिफेंस कराची से देखें तो 45 किलोमीटर है, और बैरिया टाउन से 14 किलोमीटर है। अगर हम यहाँ से जाते हैं तो हमारे लेफ्ट पे बैरिया आता है, आगे 14 किलोमीटर मजीद ड्राइव करेंगे तो आपके राइट साइड पे DHA सिटी आएगा, यानी गेट टू गेट जाइए 14 किलोमीटर। DHA सिटी कराची पूरा 20,000 एकड़ पे, और अगर कंपैरिजन पे जाते हैं तो इसके कंपैरिजन में जो बैरिया टाउन है वो तकरीबन 46,700 एकड़ है, लेकिन उसका जो क्लियर लैंड है वो 18,700 एकड़ है आज के वक्त में। आगे जाके मजीद क्लियर होता है, और आगे जाके अगर लैंड मत है, क्योंकि BTK2 भी आ रहा है, क्योंकि DHA सिटी से थोड़ा सा आ गया है, वो भी अनाउंस हो रहा है। ठीक है, 20,000 एकड़ का मुख्तसर लैंड है इनके पास,
और सेक्टर जो है वो टोटल 16 सेक्टर्स हैं। 17 सेक्टर भी कहीं लिखे जाते हैं, 17 का भी मसला चल रहा है, 17 के बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। सेक्टर 1, 2, 3 16 सेक्टर तक है। सेक्टर 1 स्पेसिफिकली फार्म हाउस है, 2000, 2500, 3000 गज के फार्म हाउस है और ये बना के दे रहे हैं। अलॉट तो बहुत कम किए थे, लेकिन अब जो रेट चल रहा है वो 9 करोड़ रुपए से लेकर 13 करोड़ रुपए का रेट चल रहा है। इसके बाद सेक्टर 2, 3, 4, 5 जितने भी 16 तक सेक्टर्स हैं उसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं। स्पेसिफिकली 125 गज की जो कैटेगरी है सिर्फ सेक्टर 14 में, जहां जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर विला बना रहा है और दूसरे बिल्डर भी वहां पर विला बना रहे हैं। डीएचए ने दिया ही इस मकसद से कि छोटी कैटेगरी है, तो ये यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन करनी है, जो डेवलपमेंट करनी है, वो बिल्डर के साथ ज्वाइंट वेंचर करके की जाए। तो बड़ा अच्छी सोच थी, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत इंप्रूवमेंट है। पिछले 6 महीने से तकरीबन कहीं 25% मार्केट बढ़ी है, तो कहीं 60-70% भी डीएचए कराची की मार्केट बढ़ी है और ये जेन्युइनली तेजी है। यहाँ से रिवर्स का चांस बहुत ना होने के बराबर है, लेकिन मार्केट की इंप्रूवमेंट समझ में आती है। कैटेगरी में 125 गज 200, 300, 500, 1000, 2000 रेजिडेंशियल में। कमर्शियल में 200, 300, 500, 1000, 2000 गज की कैटेगरी, 2000 गज का एक प्लॉट है कमर्शियल में। 16 सेक्टर के साथ एक कमर्शियल इन्होंने बनाया है सीबीडी कमर्शियल सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। ये डीएचए सिटी के बिल्कुल सेंटर में आता है। ये फिश टाइप के शेप का है, जब आप खुद फिजिकली विजिट होगा आपको आइडिया होगा। 452 एकड़ का टोटल लैंड है और पता ये चल रहा है कि ये भी डीएचए ज्वाइंट वेंचर कर रहा है बिल्डर के साथ और यहाँ पर भी बनाने की तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो जितना बिल्डर इन्वॉल्व होगा ना उतना डीएचए सिटी की मार्केट बढ़ेगी। इस सब आपको बताने का मकसद ये कि आपके पास ये नोट डाउन होना चाहिए। जब आप किसी कस्टमर के सामने बात करेंगे ना, आपको माल पहनाना नहीं है, बेचना है। ठीक है, जब आप बेचेंगे ना तो मल्टीपल होगा। अगर आप पहनाएंगे ना, एक महीने बाद बोलेगा बेच दो। ठीक है, हमें बेचना है, पहनाना नहीं है। उसके बाद ये जो कमर्शियल की बात है, तो तमाम सेक्टर्स जो 2, 3, 4, 5 जितने आपको बताए हैं, तमाम में अलग भी कमर्शियल है, जिसमें C5 कमर्शियल, जैसे सेक्टर 3A भी है, सेक्टर 6A B C D है। तो 6A B C D को पूरा सेंटर से जो कवर करेगा वो C5 कमर्शियल करेगा। हर सब सेक्टर के A B C D में जो कमर्शियल है वो C4 कमर्शियल है और छोटे छोटे पैचेस बने हुए हैं हर सब सेक्टर में, वो C3 कमर्शियल कहलाते हैं। जब आप मैप देखेंगे आपको आइडिया होगा। ये कमर्शियल की बात मुकम्मल हुई। अब कमर्शियल की तरफ भी बिल्डर आ रहे हैं। डीएचए सिटी कराची का कुछ ये हमने ओवरव्यू आपके सामने पेश किया और बहुत सारी बातें हैं मैं आपके सामने पेश कर सकता हूं। मजीद डेवलपमेंट जब डीएचए ने की तो डीएचए ने कहा कि हम अकेले तो काम नहीं कर सकते। मैं सोशल मीडिया पे वीडियो बनाता था और बहुत डीएचए को जो है ना वो ओपन करता रहता था कि कोई डेवलपमेंट नहीं है, किस तरह कस्टमर आपकी तरफ आएगा। तो डीएचए सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन खुद मुझे कहती थी कि आपकी वीडियो ने काफी हेल्प की हमारी मार्केट को इम्प्रूव करने में। फर्क पड़ा ना, जा जाके ड्रोन से शॉट लेते थे, जो अच्छी चीज होती थी उसको ज्यादा कैप्चर करने की कोशिश करते थे। इसके बाद जब बिल्डर के साथ ज्वाइंट वेंचर किया तो सबसे पहले ARY लगुना का साथ इन्होंने पकड़ा, क्योंकि ARY लगुना का साथ पकड़ने से सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि वो मीडिया का पावर है उसके पास। मीडिया के पावर की वजह से ARY ने हाइप क्रिएट करना शुरू की। 2020 में इन्होंने पहली अनाउंसमेंट कर दी। उस वक्त पता नहीं था कि कहाँ ARY लगुना जो है ना वो लोकेशन कहाँ उसकी होगी। आहिस्ता आहिस्ता टाइम बढ़ा तो पता चल गया कि जो फाओ से सेक्टर 1 पे उसके साथ वाला लैंड ARY लगुना का अलॉट किया है। 120 एकड़ का टोटल ARY लगुना को जगह है जिसमें टावर्स बनाएंगे। इसमें 20 एकड़ 27 एकड़ का लगून है। आपने देखा होगा ये जो इटली में विंस सिटी है क्या बोलते हैं, जो जिसमें वो शिप चलती है ना, इसी तरह का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं और शायद इससे ज्यादा अच्छा लेके आ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ काम नहीं हो रहा, तकरीबन 1.5 साल हो गया ना इस बात को। आहिस्ता आहिस्ता काम होगा। कभी भी बिल्डर इतना जल्दी काम नहीं करता, क्योंकि इंस्टॉलमेंट पे जहां बात आती है तो उसमें टाइम लगता है। जैसे हम भी अगर DFS भी विला बेच रहा है तो 6 महीने में काम करके दे सकता है। क्यों? कस्टमर की सहूलत के लिए इंस्टॉलमेंट उसने कहा 3 साल में पेमेंट कर दे, जबकि उसको डीएचए को पेमेंट करनी है 1.5 साल की। ये पूरा ओवरव्यू हमने डीएचए सिटी कराची को समझने के लिए पेश किया। अब डीएचए सिटी विला हम इसको किस तरह बेच सकते हैं, आपकी क्या स्पेशलिटी होगी, जब आपके सामने कस्टमर बैठेगा तो आप किस तरह इसको बेच सकते हैं। जब कस्टमर आएगा तो पहले आपने उसका जहन को समझना है, अकॉर्डिंगली इसको डील करना है। सेक्टर 14 में टोटल 300 विला की अनाउंसमेंट की गई। 300 में से मुझे पता चला है कि जीएफएस जो है वो 85 विला जो है वो फॉर सेल। उसके बाद दूसरे बिल्डर ने भी डिफरेंट जो है वो विला लिए हैं, तो वो भी बना के बेच रहे हैं और एक प्राइवेट वहां पर बिल्डर की वहां पर दीवार भी खड़ी हो गई है।
लास्ट वीक की बात कर रहा हूँ। GFS भी 24 तारीख को जो है वो इनॉग्रेशन करने के लिए जा रहा है, और कल इरफान भाई से बात की थी तो यही कहा कि जो आपने प्लॉट बुक करवाया ना वो वहीं पर हम इनॉग्रेट करेंगे। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वहां पर अपना बोर्ड भी लगाएं सोल्ड का, तो उससे भी हाइप क्रिएट होगी। इतने सारे चीज लाने के बाद जब आप कस्टमर को बताएंगे ना तो डेफिनेटली उसके बाद में बात आएगी, जहन में बात आएगी कि हाँ जो प्रोडक्ट ये सेल कर रहे हैं ना इज इट वर्थ इट, ठीक है ना। जब आप उसको समझाएंगे तो वो उसकी समझ में बात आएगी। सेक्टर 14 में ही क्यों किया? क्योंकि छोटी कैटेगरी थी। सेक्टर 14 का डिस्टेंस कितना है? मेन एंट्रेंस है जहां DHSCT का इस वक्त फ्रंट एलिवेशन बना हुआ है, आपने देखा होगा, वहां से लेकर किलोमीटर काउंट करते हैं तो 5.5 किलोमीटर पे सेक्टर 14 का राउंड अबाउट आ जाता है। बिल्कुल 14 आपको सामने नजर आता है। 14 की खास बात ये भी है उसका लैंड पूरा फ्लैट है, बहुत अच्छा लैंड है। वरना DHSCT जो तकरीबन बनाया गया है ना वो बड़ा अप एंड डाउन है। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश की जिस तरह वो न्यूयॉर्क में हॉलीवुड लोगो लगा हुआ है ना, वहां लोग जो मकान बनाते हैं, बड़े बड़े मकान बनाते हैं, वो प्राइवेसी होती है और वो दूर से पूरा आपको शहर दिख रहा होगा। ये कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश की लेकिन इतना कामयाब नहीं हुआ ये कॉन्सेप्ट। लेकिन सेक्टर 14 जो है ना हमारे मुल्क में कामयाब हो जाएगा क्योंकि लैंड उसका फ्लैट है, छोटी कैटेगरी है। अगर अभी के रेट के हिसाब से देखे जाए ना इस वक्त कस्टमर के लिए बहुत रीजनेबल रेट है। जब इन्होंने अनाउंसमेंट की थी 300 विला की, उस वक्त प्लॉट का प्राइस था 37 से 38 लाख रुपए का। सेक्टर 14 में फुल पेड करते तो 40 लाख रुपए का था। आज वही प्लॉट 60 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए बढ़ गए। तो आज बिल्डर कर सकता है कि वो 20 लाख बढ़ा दे, लेकिन अब तक नहीं बढ़ाए। तो जिस बिल्डर ने अब तक नहीं बढ़ाया तो कस्टमर के लिए अपॉर्चुनिटी है वो ले ले। ये चीजें आपको समझा रहा हूँ, कस्टमर को आप समझा सकते हैं कि 20 लाख का अभी भी इसमें फेवर है। इसके अलावा GFS बिल्डर एंड डेवलपर डिस्काउंट भी ऑफर कर रहा है। मुझे मैडम ने बताया था कि डिफरेंट डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। जब आप कस्टमर को टोटल कैलकुलेट करके बताएंगे तो उसको डिस्काउंट सामने लेके तो डेफिनेटली आपसे मैच्योर होगा। सेक्टर 14 के साथ दूसरे भी कैटेगरी है, 300 गज 500 गज की कैटेगरी भी है। वहां का लैंड किस तरह का है, डिफरेंट कैटेगरी है, जगह किस तरह की है, ये पता कैसे चलेगा? ये पता उसी सूरत में चलेगा कि जब हम फिजिकली विजिट करेंगे। हमने विजिट ही नहीं किया माल कैसे बेचेंगे? जब मुझे पता ही नहीं है वो जगह कैसी है, कैसे माल बेचेंगे? अगर आप डील कर रहे हैं ना तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा और मैडम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर एक प्रोग्राम बनाते हैं ना तो तमाम तो आप एक शॉर्ट विजिट करा दें। DHSCT का विजिट किए हैं, काफी लोगों ने विजिट किए, चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप अकेले विजिट करेंगे पता नहीं ये क्या है, क्योंकि डेवलपमेंट अभी वो नहीं है जो आप चाहते हैं। कि जैसे बैरियर टाउन में जाते हैं ना, आपको पता चल जाता है कि यहाँ ग्रैंड मॉस्क है, यहाँ पर कार्निवल है, यानी नजर आता है। DHA ने अभी इतना डेवलपमेंट का काम किया ही नहीं है, तो आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होती है। किसी को एक गाइडर को लेके जाएं, वो आपको थोड़ा सा जगह समझाएगा, उसके हिसाब से आपको समझने में आसानी होगी, फिर आप अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकते हैं। कुछ चीजें मैंने कुछ पॉइंट्स इस तरह लिखे थे जो कि हमें समझना बहुत जरूरी है। पहले प्रोडक्ट को सेल करने से पहले आपके पास अगर संडे को ज्यादा लोड होता है ना तो अभी आपके पास 2 दिन आप काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपका टाइम भी बड़ा कीमती है। 10 मिनट हमारे पास है टोटल। आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन DHSCT की होनी चाहिए, ठीक है। आज हमने बहुत सारी चीजें समराइज की और ये वीडियो कोशिश करेंगे कि GFS के पेज पे भी लग जाए और मेरे YouTube चैनल रियल एस्टेट विद ABJ के पेज चैनल पे भी लग जाएगी, उस पर भी आप चीजें देख सकते हैं। इसके अलावा DHSCT की जो टाइमली डेवलपमेंट है ना, उस हवाले से आपको बड़ी नो हाउ होनी चाहिए। मैंने आपको पहले ही बोला कि हमने पहनाना नहीं है, बेचना है, ठीक है। इसके अलावा फिर फिजिकली विजिट की हमारी बात होगी। डिस्टेंस कितना है मेन एंट्रेंस से, ये आपको पूरा याद होना चाहिए। DHSCT के भी 2 एंट्रेंस है। अभी तो मैंने आपको फ्रंट एलिवेशन बता दिया ना जहां पूरा बना हुआ है। एक एंट्रेंस वो है कि जब आप कराची से जब जा रहे होंगे तो एक इंटरचेंज बना है, वो इंटरचेंज डायरेक्टली आपको DHSCT के अंदर होता है। इस इंटरचेंज से भी मार्केट में बहुत चेंजिंग आई थी ना, क्योंकि आगे जाके इंटरचेंज पे जाते हैं तो 2.5 किलोमीटर है आगे, और फिर वहां से आप DHSCT के अंदर एंटर होते तो 2.5 किलो 5 किलोमीटर आपका एडिशनल लग गया। 5 किलोमीटर एडिशनल से आप गाड़ी का फ्यूल एडिशनल कर, जिसकी जैसी गाड़ी होगी उसका फ्यूल जाएगा, तो उससे फ्यूल भी बचा, टाइम भी बचा, और डायरेक्टली DHSCT में आपको एंटर करता है। जब एंटर होंगे तो राइट साइड पे आपके फार्म हाउस आएंगे और लेफ्ट साइड पे आपके सेक्टर 2 है। फिर लेफ्ट साइड पे से मजीद लिंक रोड करके आप सेक्टर 14 को जा सकते हैं। तो सब जब जाते रहेंगे तो समझ में आएगी। इसके बाद मरीन एक्सप्रेसवे की डिटेल आप तमाम के पास होनी चाहिए। आज आप बैठ के जब भी मौका मिले मरीन एक्सप्रेसवे लिखें, सर्च करें कितना किलोमीटर है, कितने में डिस्टेंस में तय हो जाएगा, कितना इसका बजट है और कितना जो है वो बजट पास हो गया है। तकरीबन 45 अरब रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट है।
45 में से अभी 13 अरब 90 करोड़ रुपए जो है ना वो पास कर दिए हैं। इसका काम भी कुछ हुआ है, कई लोगों ने ड्रोन शॉट्स भी इसके लिए हैं। सर इसमें प्राइवेट बिल्डर भी इन्वॉल्व है इस मनी एक्सेस से? हाँ, ये प्राइवेट प्रोजेक्ट और प्राइवेट बिल्डर भी है। देखें जो सुपर हाईवे ना, अभी देखें आप ओल्ड, तकरीबन इसमें ओल्ड सिटी एरिया में हम लोग रहते हैं ना, सुबह बंदा घर से निकलता है, जब रात में घर पे पहुंचता है ना तो आधा डिप्रेशन का मरीज हो चुका होता है, बच्चों में बढ़ा हो रहा होता है, घर वालों पे शोर कर रहा होता है ना, क्योंकि सड़कें ऐसी और बहुत सारे मामला। तो अभी सारे लोग जो है ना सोसाइटी की तरफ मूव होंगे। अगले 10 साल में बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई हो गया होगा सुपर हाईवे। जब ऑक्यूपाई हो गया होगा तो आप ये सुपर हाईवे तो आपको जगह ही नहीं मिलेगी, तो फिर आपको ये मलिर एक्सप्रेसवे का रूट पकड़ना पड़ेगा। मलिर एक्सप्रेसवे इसलिए बड़ा प्रोडक्टिव है और डीएचएस सिटी की जो आबादी है ना मलिर एक्सप्रेसवे पे डिपेंडेड है। एक और बात आपको बताऊं, याद आई मुझे, कई लोग आपसे पूछेंगे यार डीएचएस सिटी में तो अभी कुछ है ही नहीं, अब माल बेच लो, कुछ डेवलपमेंट ही नहीं, क्या कर रहे हैं? तो देखें डीएचएस सिटी बहुत डिपेंडेड है वो मलिर एक्सप्रेसवे पे, और डेवलपमेंट यहाँ क्यों नहीं होती? इसमें बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी डीएचए की अपनी भी है, डीएचए की एडमिनिस्ट्रेशन की है, ये बात हम बोलते रहते हैं टाइमली। लेकिन इसलिए भी डेवलपमेंट वहां पर शुरू है कि इसका सबसे ज्यादा बायर 70% बायर इसका ओवरसीज होता है। ओवरसीज क्या करता है, लेके रख दिया उसने, जब उसने लेके रख दिया तो वो बोलता है 5 साल बाद देखूंगा, 10 साल बाद देखूंगा। अब किसी ने 2010 में लिया और 2020 में उसने बोला डेवलपमेंट वो बेच के चला गया और उसने कहीं और लेके मकान बनाना शुरू कर दिया। लेकिन जो नया बायर मिला वो भी ओवरसीज है, ओवरसीज का रेशियो बहुत ज्यादा है। क्यों? कि डॉक्यूमेंटेशन बड़ी मजबूत है। एक ट्रांसफर लेटर है 1972 में जब डीएचए अलॉट हुआ, आज 2022 में भी अगर कोई आके जिसके दांत भी नहीं है, खत्म हो गया, गंजा भी हो गया, जब वो जाके अपनी जमीन देखता है तो उसकी जमीन वैसी की वैसी, ना कब्जा हुआ, ना किसी ने कुछ बनाया, ज्यादा किसी ने कचरे फेंक दिए वहां पर, ये किया डिफेंस में। अच्छा, इसके बाद हम जो काम कर रहे हैं ना उसमें, अच्छा हम जो काम कर रहे हैं तो एक मेन पॉइंट समझ लें। मेरी भी आदत है और जब मैं अगर सेल करता हूं तो हमारी प्रेजेंटेशन जो है ना बड़ी मैटर करती है। ये थोड़ा सा हट के शायद आपके इस टॉपिक से प्रेजेंटेशन बड़ी मैटर करती है। मेरी सोच ये होती है कि अगर मैं क्लाइंट को डील करूं ना, अगर मैं उससे 1.5 करोड़ रुपए का प्रोडक्ट बेच रहा हूं ना, तो मैं 1.5 करोड़ का आदमी बन के दिखाऊं, उसको दिखाऊं कि जो मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूं ना उसमें मैं वर्थ रखता हूं, तो वो आपसे मैच्योर होगा। अब किसी ने जीन्स पहनी हुई है, किसी ने टी शर्ट पहनी हुई है, किसी ने इन की भी है, किसी ने बाहर निकाली हुई है, बड़ी चीजें मैटर करती है। लेकिन याद रहे, नाउ वी आर सेलिंग डीएचए सिटी विलास, ठीक है ना? आपको डीएचए के कैलिबर का बनना पड़ेगा, नो हाउ होनी चाहिए सारी, आपकी किटिंग अच्छी होनी चाहिए। एक सूट आप वहां पर रख लें, कोट सूट रख लें, लेडी है तो वो अकॉर्डिंगली अपना ड्रेस तैयार करें। आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी ना तो आपसे क्लाइंट मैच्योर होके जाएगा। फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन। उसके बाद आप इंफॉर्मेशन देंगे तो जब इसको 15 मिनट का टाइम देंगे ना, 20 मिनट के अंदर आपकी डील मैच्योर हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद जो हम विला बेच रहे हैं, अच्छा हम जो अभी विला बेच रहे हैं उसके प्लॉट की डायमेंशन कई लोगों को सकता है शायद ना पता हो, डायमेंशन पक्का करें। 125 गज की क्या डायमेंशन है, क्या फ्रंट है, क्या इसकी विड्थ है, अगर प्लॉट कॉर्नर है तो क्या इसकी डायमेंशन बनती है, अगर प्लॉट कॉर्नर है तो गोलाई से शेमफर्ड इसका कितना करता है, सब पता। आपसे पूछेगा कस्टमर, हमसे प्लॉट नहीं बेच रहे, प्लॉट बेचने में आपकी जान छूट जाती है, कमीशन हाथ में आप एक तरफ हो गए, है ना? प्लॉट में हम इसी तरह करते हैं, आपने फाइल बुक की, बोलेगा 2 साल बाद फाइल बेचूंगा, या फाइल की बात नहीं है, मकान बेच रहे हैं। इसके बाद जो, अच्छा कई ऐसे भी हैं जब आप देखेंगे 86 विला जो प्लॉट है उसमें कई फ्रंट बड़े वाले भी हैं, उसका क्या साइज है वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आप जब बेचेंगे ना तो 85 में से कोई एक आपने देना है। हर बार तो जरूरी नहीं है कि कॉर्नर ही आपसे मैच्योर हो जाए, हो सकता है उसका बजट कम हो तो वो ऐसा ले ले कि डेड एंड वाला ले ले, बड़े फ्रंट वाला, ये भी पता होना चाहिए। नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं वो भी आपकी नॉलेज में होना चाहिए। सामने जो बिल्डर मजीद, हमारे पास 85 यूनिट है यूएफएस के पास, 215 मजीद यूनिट ये किसके पास है, वो किस तरह काम कर रहा है, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। देखिए मुझे पता है कि आप और भी चीजों में ऑक्यूपाई हैं, लेकिन आपको दिन का आधा घंटा जीएफएस विला, डीएचए सिटी विला के लिए निकालना है। अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप नहीं कर रहे, इंटेंशनली इसके ऊपर नहीं कर रहे तो नहीं करें, फोकस नहीं कर पा रहे। देखिए एक चीज है ना, अमूमन यहाँ पर कहा जाता है कि यार कितना टारगेट अचीव हुआ नहीं हुआ, टारगेट तो अचीव करना है, कस्टमर बनाने हमने, जीएफएस का नाम कंटिन्यू आगे चलना है, हमारी नस्लें खत्म हो जाएंगी तो जीएफएस का नाम चलना है। आज डीएचए ने अपनी डॉक्यूमेंटेशन के ऐसे नाम बना के रखा है, वरना 1972 वाले लोग तो अभी तक तो चले गए होंगे, लेकिन उसने नाम अपना बरकरार रखा है।
इसके अलावा टोटल कवर्ड एरिया क्या है? तकरीबन जो टोटल कवर्ड एरिया बनाया जा रहा है वो 2064 स्क्वायर फीट बनाया जा रहा है, ग्राउंड प्लस 1, 3 बेड ड्राइंग इस तरह कुछ बनाया जा रहा है। इसमें भी 3 तरह के डिजाइन है, लोटस 1, लोटस 2 और एक और भी कोई डिजाइन है, हाँ ब्लॉसम, 3 डिजाइन है। इसमें कितना कवर्ड एरिया है, आप क्या देंगे कस्टमर को, ये भी पता होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन का भी पता होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन अमूमन लोगों को नहीं पता होता हम क्या क्या दे रहे हैं। देखिए हम जब बुकिंग करवाते हैं तो हम तो स्लिप दे देते हैं, जीएफएस का एक नाम है, उस पर आपको स्लिप मिल जाती है। लेकिन कस्टमर पूछा है मैं बुकिंग करवा रहा हूँ डीएचए की, तो बिल्डर क्या श्योरिटी देता है, मुझे क्या पेपर्स मिलेंगे? तो मुझे उस दिन इरफान मैंने बताया कि जो हमें प्लॉट अलॉट है जिसका लेटर है उसकी कॉपी के साथ एग्रीमेंट पंच होके लग जाएगा बिल्डर का और उसका एग्रीमेंट हो जाएगा। जब आपका पोजेशन मिल जाएगा तो ऑफिशियल आपको जो डॉक्यूमेंट बनते हैं वो डीएचए की तरफ से आपको मिल जाएंगे। लेकिन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्लाइंट के कॉन्ट्रा क्वेश्चन आपके पास होंगे, यानी 20 सवाल करेगा तो 25 के आपके पास जवाब होने चाहिए। वक्त हमारा बहुत मुख्तसर है, जल्दी समराइज करता हूं। टाइमली डिलीवर करेंगे या नहीं, ये सवाल होता है ना, आप उससे भी होता है, टाइमली डिलीवर करेंगे। ये बताइएगा कस्टमर को कि डीएचए सरचार्ज लगा रहा है, अगर हम टाइम पे नहीं देते तो डीएचए ने बिल्डर को सरचार्ज लगाना है। जब बिल्डर को लगेगा तो अल्टीमेटली बिल्डर उसको पास करेगा, तो कस्टमर को भी सरचार्ज लगेगा, टाइमली उसको देना है, ठीक है। इसके बाद रूम साइजेस क्या है, कई हद तक ये पता नहीं होते, रूम साइजेस क्या है पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद फ्रंट एलिवेशन कैसा बनाएंगे, क्योंकि अभी जो इन्होंने डिजाइन दिया ना, डीएचए ने बना के तस्वीरें दी हैं, अगर वो फ्रंट एलिवेशन देखे ना तो 500 गज के मकान का है, 125 में वो बन ही नहीं सकता। तो फ्रंट एलिवेशन को बना के तरतीब वाइज अगर पूरी तैयारी रखेंगे तो आप कस्टमर को अच्छे से डील कर सकेंगे। लेकिन टाइम कब होगा, जब आप बुकिंग करवाएंगे ना तो आपने तो फौरन पैसे ले लिए, चेक ले लिया, पे ऑर्डर ले लिया, लेकिन आपसे पूछेगा कस्टमर भाई डिगिंग कब होगी, अगली पेमेंट कब देनी, क्योंकि एट द टाइम ऑफ डिगिंग आपने 10% मजीद पे करना है। आपसे पूछेगा बिल्डर, भाई आप कस्टमर पूछेगा कि कब पैसे देने हैं और डिगिंग कब होगी। तो इरफान भाई से मेरी बात हुई तो जाहिर है कोई भी बिल्डर इस तरह करता है, जब नंबर ऑफ यूनिट जमा होते हैं ना उसके बाद एक साथ काम शुरू करता है, पूरी टीम वर्क होता है। तो उसके लिए भी आपके पास अपनी टीम में डिस्कशन हुई भी होनी चाहिए कि हम इतने टाइम में डिगिंग करेंगे। उसमें आप फिर जो है ना एक ब्रैकेट बना दें कि इतने से इतने टाइम में हम काम शुरू कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आखिरी चीज मैं आपको बता देता हूँ, 2 चीजें, कैटलॉग आपके पास पूरा बना होना चाहिए प्रेजेंटेशन के साथ, यही चीजें आपके पास स्क्रीन में भी होनी चाहिए। और हो सके तो एक छोटा सा रूम ऐसा हो कि जिसमें स्पेसिफिकली डीएचएसडी उसके विला के बाद प्रेजेंटेशन हो, ठीक है। वो जब प्रेजेंटेशन देंगे ना तो क्लाइंट मैच्योर होके जाएगा, देखिए हमने माल बनाना नहीं है, बेचना है। इसके बाद आखिरी में एक पॉइंट कर दूं, हो सकता है कुछ पॉइंट रह भी गए हो, जो चीज मुझे याद थी तो मैंने लिख दिया। ऑफिशियल पेमेंट क्या है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की प्लॉट पे जो ऑफिशियल प्राइस है वो 12,50,000 है। ये जब डीएचए की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में बैठा था, इन्होंने सेशन किया था, तो ये सवाल मैंने भी उनसे किया कि भाई जब आप ये दे रहे हैं उसमें ऑफिशियल क्या है, उन्होंने बोला हम आपको बताएंगे। तो उसके बाद मेरी मुलाकात भी नहीं हो सकी। ऑफिशियल पेमेंट क्या होगी मकान की, क्योंकि तकरीबन यहाँ कैश पे काम करने वाले हैं, आपके पास सारा कैश ही, आप चाहेंगे ना कैश दब जाए तो क्या करेंगे, बिल्डर सारा कैश ले लेगा, नहीं लेगा तो ऑफिशियल पेमेंट कितनी लेगा, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी पे कितना है, जब ले रहे हैं तो इसके बाद चार्जेस क्या हैं। आप बड़े मेन पॉइंट आता है कि भाई आप तैयार करके देंगे तो क्या चार्जेस है। तो जो बिल्डर दूसरे बिल्डर भी ले रहे हैं ना वो डॉक्यूमेंटेशन के चार्जेस बाद में ले रहे हैं, उसके बाद पोजेशन के वक्त यूटिलिटी चार्जेस भी ले रहे हैं और ट्रांसफर चार्जेस भी ले रहे हैं। आप अपने कस्टमर को क्या फेवर करवा सकते हैं, बिल्डर लेगा, बिल्डर आगे डीएचए को पास करेगा ना। अब तो बिल्डर ही आपको सारी चीज, डील तो बिल्डर ही आपको कर रहा है, अब वो डीएचए को सेम पे कर रहा है या अपना कुछ चार्ज भी रख के पे कर रहा है, सारी चीजें हैं। और डीएचए सिटी सेक्टर 14 में और डेवलपमेंट भी हो रही है, क्योंकि कमर्शियल ये लोग बिल्डिंग वगैरह भी ला रहे हैं, मस्जिद भी बना रहे हैं, पार्क भी बना रहे हैं, लेकिन उसको टाइम रिक्वायर्ड है, क्योंकि ज़्यादा इतना टाइम हम ले रहे हैं अगर विला पे तो वो भी टाइम लेगा डीएचए। लेकिन बात ये है कि इसकी एडमिनिस्ट्रेशन काम करे। मैं तो वीडियो में कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि यार सारे गुण गाता हूँ। जब आप मुतवस्सित बात करेंगे ना, इक्वली सबको ट्रीट करेंगे, तो बात आपकी जो है ना वजनदार होगी। वरना सिर्फ आप बोलेंगे यार हमारा माल इतना अच्छा है, ये है, नहीं, आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए। टोटली हम डीएचए सिटी को और जीएफएस विलास को हमने किस तरह डील करना है कस्टमर को, आपको मैंने समराइज कर दिया। मैं ये चाहूंगा कि मैं सबसे ज्यादा विला बेचूं, आपने भी हर
फर्द वाहिद ये चाहेगा कि सबसे ज्यादा मैं काम करूं। जब आपकी सेल बढ़ेगी, डेफिनेटली आपके कंपनी भी नाम होगा, आपकी बढ़ेगी भी, डेजिग्नेशन ऊपर जाएगी आपका। तो होपफुली कि हम में से कोई ऐसा बंदा हो जो वो लीड कर ले, और उसमें से मैं ही हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे किसी चीज़ की लालच है, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि बढ़ते रहे वहाँ पर, मुझे समझ में आता है। तो दैट्स इट, ये हमारा सेशन था। कुछ काम होगा तो मैं डेफिनेटली फिर कोई एक प्रोग्राम रख लेंगे। अगर आपका विजिट होगा फिजिकली तो फिर मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँ, एक प्रोग्राम वहाँ पर भी रख लेंगे। और 24 तारीख को हमारा प्रोग्राम है, शायद आपकी नॉलेज में आया हो, इनॉग्रेशन का वहाँ पर प्रोग्राम है। हाँ, तो अगर आप लोग पहुँचते हैं ना तो 1 घंटा पहले मेरे ख्याल में पहुँचे जरूर वहाँ, थोड़ा सा विजिट करने, किस तरह के सेक्टर हैं, किस तरह बना हुआ है। अगर फंस जाए तो आपको कॉल करें। हाँ बिल्कुल, अगर कहीं फंस जाए, कोई चीज़ का सवाल हो, देखिए जरूरी नहीं है कि हर सवाल के जवाब मेरे पास भी हो सकता है ना, जरूरी है। कोई काम हो डेफिनेटली आप मुझसे कांटेक्ट करें। फोन अगर मेरा रिसीव ना हो, नंबर पे हाँ ट्रांसफर वगैरह पे हो, डीएचए में हो, तो हो सकता है मेरा कॉल रिसीव ना हो। व्हाट्सएप पे एनी टाइम अवेलेबल होता हूँ, नंबर लिख लें। अच्छा, मुझे ये आप लोगों को अच्छा लगा, मैं आखिर दिल की बात करने जाऊँ कि सारे यंग एनर्जेटिक लोग हैं। एक होता है ना ओवर एज होता है, तो उसकी साइको चेंज हो जाती है, उसका काम करने का मिजाज चेंज हो जाता है। इसीलिए 60 के बाद वो लोग रिटायर करते हैं ना गवर्नमेंट वाले की, भाई अभी संकी हो गया है, इसको बर्दाश्त नहीं होंगे लोग। तो जितने अंदर आपके अंदर बर्दाश्त का मादा होगा ना, तो कस्टमर की बात भी सुनेंगे, प्रोडक्ट अच्छा सेल कर सकेंगे। और यहाँ पर आए तो हंसी मजाक भी चल रही है, हंसी मजाक भी एक हमारी लिमिटेड होगी। हम जिस मकसद से आए ना, उस मकसद को पूरा प्रोडक्टिव हमने बनाना है और अपना काम करके जाना है। मैं चाह रहा हूँ कि आज अगर मैं हाईजेट में घूमता हूँ, अगर हाईजेट में घूमता हूँ तो अगले साल मेरे पास जो है फॉर्च्यूनर, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं करो। ठीक है, तो बस ये हमारा सेशन था। कोई काम हो तो जी। हाँ, अच्छा सवाल जो है ना, अभी हो सकता है कि बहुत सारे सवाल जन्म लें, मुमकिन है, तो हम लिमिटेड सवाल को सुन तो लेते हैं, लेकिन सवाल अपने पास लिख लें, या नेक्स्ट मीटिंग में हम डिस्कस कर लेंगे, या मुझे व्हाट्सएप कर दें कि भाई ये सवाल हमारे बनते हैं। कोई सवाल का जवाब मेरे पास नहीं होगा, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से लेके आपको जवाब दूंगा। यहाँ क्या पूछना चाह रहे थे? मैं पूछना चाहता था कि कमर्शियल कब तक ऑर्गेनाइज हो जाएगी, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आपको पता है कमर्शियल बड़ा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है। ये मैं इतनी वीडियोस में कहता था, मैं पिछले 1.5 साल से अपने वीडियो में बोल के थक गया था कि जब तक कमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं होंगे, दुकानें नहीं खुलेंगी, पब्लिक कैसे आएगी? जब तक इवेंट नहीं होंगे, पब्लिक को दिखेगा क्या? उसके बाद फिर उन्होंने फाइनल मैच दिखा दिया था T20 का। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तो सेमीफाइनल में हार गया था, लेकिन फाइनल मैच दिखाया था तो लिमिटेड जहाँ फ्रंट एलिवेशन है वहीं तक महदूद कर दिया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ आगे तक लाइट लगाई, लेकिन सेक्टर वाइज इन्होंने डेवलपमेंट नहीं की। उसके बाद मजीद इन्होंने एक इवेंट किया, वो कॉन्सर्ट था पूरा, जिसमें आतिफ असलम और XYZ लोग आए थे। तो मैं तो उसमें नहीं गया था, फायदा क्या इस इवेंट में जाने का। भारत ARY लघुना ने अपने नाम से किया था, तो जब इवेंट बहुत बड़ा किया तो ARY ने अपने चैनल पे भी हाई पीरियड, उसके बाद भी बहुत इंप्रूवमेंट आई। उसके बाद फायदा उठाया, DHA ने अनाउंस कर दिया। कमर्शियल कब लॉन्च करेगा, DHA से हमारी बहुत सारी बातें चल रही हैं और हम बोलते हैं आप कमर्शियल लॉन्च करें, तो इसलिए अभी बिल्डर के साथ जॉइंट वेंचर कर रहा है, शेक हैंड कर रहा है, कमर्शियल आपको देना बना है। जब कमर्शियल मुझे लगता है शायद 1 या 1.5 साल में आपको बहुत गेमिंग नजर आए। आएगी सर, बैरियर डाउन होता जा रहा है, बहुत महंगा होता है। हाँ, अली ब्लॉक की तरह स्ट्रेटजी लेके चल रहे हैं। हाँ, अली ब्लॉक की स्ट्रेटजी यहाँ पे कॉपी करें। हाँ, अली ब्लॉक का भी ऐसे हुआ था ना। अली ब्लॉक में 25-30 लाख में कोई प्लॉट लेने वाला नहीं होता, शायद से नीचे। और अली ब्लॉक आप जाए ना तो 8.5 किलोमीटर दूर है मेन एंट्रेंस है, ये 5.5 किलोमीटर दूर है। ये DHA ब्रांड है, वो बहरिया टाउन है। बहरिया टाउन अपनी डेवलपमेंट की वजह से माल बेचता है, DHA अपने ब्रांड की वजह से माल बेचता है, और GFS DHA के ब्रांड की वजह से और अपनी क्रेडिबिलिटी की वजह से माल बेच सकता है, लेकिन बेचने वाला होना चाहिए, पहनाने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी आप लोग सवाल नोट कर लें, हम नेक्स्ट सेशन में कुछ एक और डिस्कशन कर लेंगे, मंडे ट्यूसडे का रख लेंगे। या कोई सवाल हो तो आप लोग कर दीजिए। ठीक है, वाह कंप्लीट है बदे, ठीक है बात कंप्लीट है बदे, बेगम कैमरे से बिलोंग करते हो तो ठीक है सर, थैंक यू सो मच।